गुरु जी विषय ये है ना कि जैसे भगवान ने जो गीता में जो भगवान का उपदेश मुख्यतः तो उन्होंने कहा ना कर्मयोग के लिए कि ये बहुत साल से ये खो गया था, मैंने इसको इनसे उनसे कहा और ये मैं तुमसे कह रहा हूँ। ये बीच के कालखंड में कर्मयोग का यह सिद्धांत खो गया था जिसे मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूँ। और उसमें उन्होंने कहा, उसका जो मुख्य बात यही थी कि भाई देखो कर्म करना तो है ही है और कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, बल्कि कर्म न करने वालों को उन्होंने बड़ा भला बुरा कहा। ये कहा बस उसमें कर्ता भाव जो है या आसक्ति भाव अनासक्त कर्म के लिए कहा। अब गुरुजी जैसे अभी ये जो संसार है जिस तरीके से ये चल रहा है, ये कर्म के ही बल पे चल रहा है और तरह तरह के जो कर्म हो रहे हैं वो इस संसार में, संसार के लोगों में उसकी गुणवत्ता बनाने में ये योगदान दे रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति जैसे श्रद्धा का व्यक्ति कहता है कि जो जैसा है वैसा ही ठीक है, सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो मैं एक बात अभी सोच रहा था, जैसे इस देश में अकाल पड़ता था, अकाल से करोड़ों लोग मर जाते थे। आखिर कोई स्वामीनाथन जैसा व्यक्ति आया जिसने हरित क्रांति किया या जो भी व्यवस्था बनी और करोड़ों लोग उस अकाल मृत्यु से बचे। एक कहानी आप भी सुनाते हैं कि एक महावत एक कोई था खड़ा और कहा कि नहीं ये हाथी भी भगवान है और मैं भी भगवान हूँ, तो हाथी भगवान हमको क्यों मारेंगे। वो खड़ा रहा और अंत में हाथी ने उसको उठा के फेंक दिया। तो उसने पूछा कि कहा कि भाई आखिर में ये मैं तो हाथी भी भगवान मैं भी भगवान क्यों फेंक दिया। तो आपने मुझे उसमें कहा था कि अरे मूर्ख, लेकिन उसने ये नहीं समझ कहा कि जो महावत ऊपर बैठा कह रहा था कि हट जा वो भी तो भगवान था। हाँ, महावत भगवान की बात भी सुननी चाहिए थी। हाँ, तो अब मेरा इसमें प्रश्न ये है कि जितने भी कर्म क्षेत्र के लोग हुए हैं, जैसे हम लोग एक है ना कि इस मंदिर पर जो जैसे चल रहा था वैसे ही ठीक था, लेकिन या किसी भी मंदिर पर या किसी भी व्यवस्था, लेकिन कुछ लोग आए जो उस व्यवस्था में हस्तक्षेप किए और उस व्यवस्था को बेहतर किए। तो अब यहाँ जैसे एक बात ये है कि आप सरेंडर कर दो और कुछ मत करो, सब भगवान को ही करने दो। ज़्यादातर लोग जैसे इस तरीके के स्केप, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि अक्सर श्रद्धा और भक्ति के नाम पर स्केपिज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है कि फिर कुछ करना ही नहीं। ऐसा है कि भगवान ने इतनी लंबी चौड़ी गीता गाई, सारा उपदेश दे करके, सारी भक्ति का उपदेश दे करके, भक्ति को श्रेष्ठ बता करके अर्जुन को अंत में कहा कि तुम युद्ध करो, और अर्जुन से युद्ध करवाए भी। तो जो भी श्रद्धा भक्ति में के लोग हैं, अगर वे श्रेष्ठ कर्म की ओर अग्रसर नहीं होते हैं, तो वह अगर सोचते हैं कि भक्ति है तो वे गलत फहमी में हैं। फिर सदैव जो है श्रेष्ठ कर्म की ओर स्वयं अग्रसर होना और सबको अग्रसर करना, ये भक्ति के लिए है, ये भक्ति महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवान ने कहा है ना कि वो जो है सभी प्राणियों के कल्याण में लगे रहो, सर्वभूत हिते रतः, है ना गीता में। तो भगवान ने क्यों कहा कि सर्वभूत हिते रतः, कि सबके कल्याण के लिए लगे रहो। तुम जो है खाली अपने ही चक्कर में लगे रहोगे और सोचोगे कि यही भक्ति है, तो वास्तविक भक्ति नहीं है। विवेकानंद ने भी इसलिए कहा कि दरिद्र नारायण की सेवा करो। सारा पराक्रम जो है तुम्हारे पास जो भी है, ज्ञान है तो ज्ञान से सेवा करो, धन है तो धन से सेवा करो, बल है तो बल से सेवा करो, बुद्धि है बुद्धि से सेवा करो। कुछ ना कुछ तो तुम्हारे पास है ही सेवा करने के लायक। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही निखट्टू हो, ऐसा तो कोई होता ही नहीं। तो जितना है उतने से तुम सेवा करो। और उसको रिवोल्यूशनरी स्टेटमेंट दिया था और उसको जब तक व्यक्ति भूखा रहता है मंदिरों में ताले लगा दो। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मंदिर भूखा व्यक्ति है तब तक ये पूजा बंद कर दो, पहले नरेंद्र नारायण की पूजा करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो। मंदिर में ताला लगाने की कौन जरूरत है भाई? नहीं, मैंने उन्होंने कहने का मतलब युवाओं को देख के उन्होंने कहा था कि तुम्हारा अभी आवश्यकता बैठ करके यहाँ वो करने की नहीं है,
तुम पुरुषार्थ करो और दरिद्र नारायण की सेवा करो, तुम्हारे लिए वही पूजा है। वो देखो अतिरेक बयान जो है ना कहीं भी वो अच्छा नहीं होता है। तो आप वो कीजिए, विकास के लिए प्रयास कीजिए, अपने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो है क्षमता दीजिए और समाज कल्याण में अपने को लगाइए। हाँ, और यह मत सोचिए कि जो भक्त है वो सेवा नहीं कर रहा है या नहीं करता है। कई लोग ऐसे होते हैं, विशेषकर वामपंथी जो होते हैं, तो क्या ऐसा बेमतलब का करते रहते हैं, समय बर्बाद करते हैं। अरे समय तो तुम भी दारू पीने में बर्बाद कर रहे हो, समय तो तुम भी नाच गाने में बर्बाद कर रहे हो, समय तो हर कोई दूसरे के लिहाज से बर्बाद ही कर रहा है। तुम शादी ब्याह में इतना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो फालतू के? जब पति पत्नी को साथ ही रहना है तो जाओ, तो रहना शुरू कर दो। हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है, मनोवैज्ञानिक आधार होता है, उस आधार पर ही कार्य होने चाहिए। तो जो मंदिरों से जो ताकत मिलती है ना, भक्ति की जो ताकत होती है ना, वो बहुत मजबूत होती है। इसीलिए जिसको कष्ट लगता है, जैसे यहाँ से वहाँ तक जाने में ही उसका कष्ट लग रहा है, लेकिन देखते हो भक्तों को कष्ट नहीं लगता है, वो आराम से चल जाता है। बड़े से बड़े देख रहे थे वहाँ पर स्पोर्ट्समैन गए थे, जब हम लोग अमरनाथ गए थे तो स्पोर्ट्समैन सब भी थे, लेकिन देखो थोड़ी देर में वो निढाल हो गए। लेकिन जो भक्ति वाले थे, जो बस भगवान के नाम चले जाते, वो चले गए, लास्ट तक चलते चले गए। और बाकी उन लोगों को गधा और खच्चर जो होना पड़ रहा था। भक्ति की शक्ति अलग ढंग की होती है, वो दिखती तो नहीं है लेकिन वो सबसे ताकतवर होती है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, कोई हरा नहीं सकता है। तो वह व्यक्ति स्वतः ही लगेगा जो सही भक्त होगा। और जो मान लो अंधविश्वास में फंस गया है ऐसे वैसे, या आर्त भक्त है, मनौती वाले में है, तो भाई उसकी अवस्था वो है, तुम लाख समझाओगे उसको ना तो अभी उसको समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए भी उसका एक स्तर होता है, वो विकास करता है, समझता है। तो यह मैं कहूँगा कि कर्मयोग जो है वह तो कर्म तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन कौन जो है उसको निस्वार्थ भाव से करता है और कर्म कौन जो है स्वार्थ भाव से करता है। विकास की जो बात होती है कि भाई विकास कर दिया, खूब बढ़ा दिया, चढ़ा दिया, अंततः वो विकास कहाँ ले जाता है हमें? मान लो हम ये सड़कें बना दिए, ये बना दिए, इसको तुम विकास करते हो। अगर तुम इसी चीज़ को तुम चढ़ करके बृहस्पति ग्रह पर वहाँ से तुम अगर देखो यहाँ पर, तो तुमको ये क्या विकास दिखेगा? सब मिट्टी के ढेले ही लौंदे ही हैं। हाँ, मतलब है कि फिर सड़क तब तो बननी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं वह नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जो महत्व है ना, इससे ज़्यादा इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो नहीं करना चाहिए। ये आपके चलने के काम में आ रहा है। इस विकास का कोई बहुत ज़्यादा मायने मतलब नहीं है, मतलब मीनिंग है, थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये कितना है, ये कितना मीनिंग रखता है जानते हो? सिर्फ इतना कि तुम थक जाओ, और उससे ज़्यादा ये कोई मायने नहीं रखता है। करोड़ों लोग भूख से मर जाते थे, लेकिन उस विकास ने ही तो लोगों को अन्न पहुंचाना। आज 150 करोड़ लोगों तुम ये सोचो कि इतने लोग जिंदा रह करके क्या करेंगे? इसका मतलब अब तुम ये सोचो कि इतने लोग जिंदा रह, ये पृथ्वी, मतलब वो व्यवस्था ठीक थी कि अकाल से लोग मरते थे, फिर अनाज की खोज होना, हरित क्रांति होना, ये सब बेकार हो गया। बेकार नहीं कह रहे हैं, लेकिन यह कह रहे हैं कि इसका तुम जितना महत्व समझ रहे हो, ये सारे आदमी जब नहीं थे तो क्या फर्क पड़ रहा था इस ब्रह्मांड में? इसका मतलब कोई फर्क पड़ रहा था? एक भी आदमी है तो वो दुखी क्यों रहे? अगर वो सुख के लिए, सुख का मतलब मैं खाली वही नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसकी भूख तो शांत होने के लिए वो अगर पूरा सिस्टम काम नहीं करेगा, यथा सिस्टम तुम किसको कह रहे हो? तुम आदमियों के द्वारा बनाएगा सिस्टम को सिस्टम कह रहे हो? बिल्कुल, मैं मनुष्य ने जो प्रयास किया है, हम उस सिस्टम को कह रहे हैं। ये आदमी के द्वारा जो बनाया गया सिस्टम है ना, ये तो इसको ध्वस्त हो ही जाना है, कोई बात नहीं, इसको ध्वस्त हो जाना है। तुम्हारी पृथ्वी को नहीं चाहिए। अरे आदमी को तो छोड़ दो, इस पृथ्वी की ही बात कर लो ना। आदमी तो बहुत नगण्य है, ये पृथ्वी को ही अंत में विनष्ट हो जाना है, इस सूरज को विनष्ट हो जाना है। ठीक तो है। ये तुम्हारे सड़क की कौन सी हैसियत है? ठीक है। तुम अभी बहुत छोटी नजरिया से देख रहे हो, इसलिए तुमको लग रहा है कि सड़क बहुत हैसियत वाली चीज, बहुत काम की है। पहले भी लोग जीवित थे जब ये सड़कें नहीं थी, पहले भी लोग जी रहे थे और सुखी से आनंद से भी जी रहे थे, ये बात नहीं है। कष्ट से जी रहे थे उस समय भी कुछ लोग, आज भी कष्ट से जी रहे हैं सड़क होते हुए भी। सड़क कितना भी बना लो कष्ट हुआ। क्या अमेरिका में इतनी सड़कें बन गई, वहाँ के लोग कष्ट में नहीं हैं? मैं एक बात दूसरी कह रहा हूँ, कष्ट का, जब करोड़ों लोग अन्न नहीं मिलता था और भूख से तड़प के मर जाते थे, और मनुष्य ने कर्म करके एक
एक वो टूल डेवलप किया कि आज अरबों लोगों को भोजन मिल रहा है। ये मनुष्य का जो वो जैसे ये ठीक है, इसका उसमें एक ठीक है, अहंकार तत्व की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक विकास की अवधारणा यह है कि मैं जी लूंगा किसी तरह से, अपने लोगों को जिला दूंगा, मनुष्य ये सोच रहा है। लेकिन इतने इतने खेती का ये सब का डेवलपमेंट किया है कि इतने जानवरों को विनाश कर दिया। इसका एक वह भी पहलू तो है कि मनुष्य बढ़ता गया, मनुष्यों की आबादी बढ़ती गई। किसके कॉस्ट पर बढ़ रही है? अन्य जो जीव जंतु हैं उनके कॉस्ट पर बढ़ रही है। उनका विनाश करते जा रहे हो और अपने संख्या बढ़ाते जा रहे हो। एक समय आएगा ये संख्या जिसको आज विकास कहा जा रहा है ना, विनाश के रूप में तो इस सामने पर तो आप भी आपत्ति करते हैं कि नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होना चाहिए। फिर मनुष्य की ये तो बुद्धि काम करती है कि भाई पॉपुलेशन एक प्रोपोर्शन में बढ़ना चाहिए। मनुष्य उसके लिए भी प्रयास कर रहा है मनुष्य का, लेकिन यहाँ तो फिर आउट ऑफ प्रोपोर्शन मनुष्य का ये बढ़ रहा है ना, और कृत्रिम रूप से मनुष्य बढ़ा रहा है, तो दूसरों का विनाश करके बढ़ा रहा है। अरे बढ़ने दो, आप तो कहते हैं कि बढ़ने दो मनुष्य। मैं तो ये कहता हूँ बढ़ने दो, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि दूसरे को मत बढ़ने दो। आप दूसरे जानवरों को तो नष्ट कर रहे हैं। ऐसे कैसे होगा? अगर फिर मनुष्य भी बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वो खेत बनाएगा ही, पेड़ काटेगा ही। तो मनुष्य का बढ़ना प्रोपोर्शन में होना चाहिए, अभी मनुष्य की बुद्धि कह रही है। मनुष्य इसके लिए मनुष्य अपना प्रोपोर्शन निर्धारित नहीं किया है कि मेरा प्रोपोर्शन कितना है इस पृथ्वी पर। अपना प्रोपोर्शन कभी कहा कि मैं बहुत ज्यादा बढ़ गया? कहता है कि हाँ सांड बहुत बढ़ गए। अभी कभी कहता है कि आदमी बहुत बढ़ गए? मनुष्य ने हाँ बिल्कुल कहाँ कहता है आदमी बहुत बढ़ गए? 90% दुनिया इस बात को समझ के कंट्रोल में है। ये 2-4 देश ही है जो बिल्कुल गंवार की तरह चल रहे हैं, हम लोग जैसे देश। मनुष्य ने तो ऐसा प्रयास किया ही, तभी तो फिर कंट्रोल में हुआ। कहाँ कंट्रोल में हुआ है? पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ परसेंटेज थी, अब देखिए 2.1% पर आ गई। अच्छा, ये 4%, 5%, 6% पृथ्वी पर कितना आदमी होना चाहिए जिससे कि ये पृथ्वी संतुलन में रहे? इसका कोई निर्धारण है? कोई वैज्ञानिक तथ्य है? वो तो हो ही जा रहा है ना, वैज्ञानिक तथ्य ही तो कह रहा है। कितना आदमी होना चाहिए जिससे कि बाकी सारे जानवर भी जी लेंगे चैन से? भाई वो कहा ना, मनुष्य की फिफ्थ फिलॉसफी कि हम तो हमारे तो भाई 2 और 2 पैदा करो तब बैलेंस में रहोगे, घटोगे नहीं, जो हो उतना हो। हाँ, तो जब जो हो उतना हो, अगर तुम इतना कह रहे हो तो फिर क्यों इतना बढ़ा रहे हो? तो गलत है, हम भी तो कह रहे हैं गलत है। क्यों इतना बढ़ा? और खाली तुम आबादी ही नहीं बढ़ा रहे हो, बल्कि अपने घरों की भी आबादी बढ़ा रहे हो। तो ये तो फिर आप अपनी बात को आपको वापस लेना पड़ेगा। जब आप कह रहे थे कि नहीं बच्चे पैदा होने देने चाहिए। देखो, वह प्राकृतिक है। हर एक प्राणी जो है अपनी तरफ से अधिक पैदा करता है, लेकिन अधिक से अधिक पैदा करने से का मतलब अधिक से अधिक जी नहीं जाता है। मछलियाँ बहुत सारे अधिक से अधिक अंडा पैदा करती हैं, क्योंकि वह इवोल्यूशन का एक सिस्टम है कि अधिक से अधिक अंडे पैदा करो, इसमें बहुत सारे अंडे नष्ट हो जाएंगे, कुछ अंडे बच जाएंगे। लेकिन मनुष्य तो चूंकि विवेकवान है, तो इसलिए वो तो अपना जीने का प्रोपोर्शन बढ़ा लिया ना। हाँ, तो बढ़ा लिया है, उसको पैदा करने का प्रोपोर्शन बनाना चाहिए, और वो सोच रहा है। वह जानते हो अपने को विवेकवान क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है ना कि अभी उसने अपने इस जो अपने को विवेक कहता है, वह उसकी दुष्टता भी हो सकती है। तो वह तो लास्ट में पता चलेगा कि वह उसका विवेक था कि उसकी दुष्टता थी। जिस समय आपस में लड़ के मरेंगे, उसमें पता चलेगा अच्छा ये जिसको हम विकास समझते हैं वो तो विनाश था। वो तो लास्ट में फैसला होगा, अभी फैसला नहीं होगा। अभी तो विकास ही उसको नजर आ रहा है। नहीं, मनुष्य तो बहुत लड़ता रहा है, लेकिन लड़ने में उसने सीखा भी है। ऐसा नहीं है, पहले गांव में हर गांव पर राजा था, और हर गांव का राजा दूसरे गांव से बर्ता करता रहता था। हाँ। ऐसी स्थिति नहीं है। तो ये मनुष्य के विकास से ही तो हुआ। ये मनुष्य का विकास नहीं है। ये मनुष्य का विकास किसमें जानते हो? जिसमें कि वो सह अस्तित्व की बात करता है। हाँ, वही तो सबके लिए जब बात वो करता है तब होता है, तब उसको कह सकते हैं विवेक है इसको, क्योंकि अन्य को भी जीने देना चाह रहा है। यहाँ तक कि मुर्गा को काट दो, बकरे को काट दो, गधे को काट दो, खा जाओ, खा करके अपनी आबादी बढ़ाओ। का एक बहुत बड़ा विवेकवान वर्ग है जो इस बात को भी कह रहा है जो आप चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब काटने में ही की बात कर रहे हैं। बात तो ठीक है, ये बात तो सही है कि हर व्यक्ति नहीं बोल रहा है, लेकिन ज्यादातर व्यक्ति जो बोलेंगे वही मनुष्य की भाषा मानी जाएगी ना। में वो ज्यादातर में नहीं है। कौन ज्यादातर? मार्केट करने वाले लोग ज्यादा में नहीं है। नहीं, ज्यादा में है, लेकिन ये क्यों नहीं ज्यादा में है? लेकिन गुरुजी उनकी वॉइस जो है वो चोरों जैसी वॉइस है। वो डंके की चोट पर ये नहीं कह सकते कि हम सही कह रहे हैं। अरे कह रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हैं? कितने तो लड़ रहे हैं, क्यों नहीं लड़ रहे हैं? असल में बात है जो अच्छे लोग हैं वे दबे हुए हैं, उनकी कहीं चल नहीं रही है। वे खाली जो है झूठा मूठा बहस कर रहे हैं इधर उधर,
उनकी कहीं नहीं चल रही है, सत्ता में चल रही है सिर्फ बदमाशों की। जो शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं, जो दुष्ट हैं, कनिंग हैं, उन्हीं लोगों की सत्ता है। अच्छे जो सीधे शरीफ लोग हैं ना, वो तो दुबके हुए पड़े हैं, किसी तरह से हाथ जोड़ करके जी रहे हैं वे। नहीं तो मैं तो इसको इस रूप में कहता हूँ, तो आप वहाँ भी आपत्ति करते हैं कि आज क्या? यूरोपियन 70 यूरोप के देश हैं, वो तो सारे अच्छे लोग ही चला रहे हैं, अच्छे लोग ही उसमें वोट करते हैं। कहाँ एक अच्छे लोग वोट करते हैं? सामान्य आदमी यूरोप में किसी भी देश का राजा और किंग, वो जो है प्राइम मिनिस्टर, अच्छे लोग की क्या तो परिभाषा सामान्य होगी? आदमी। पहले अब तो ये अच्छे लोग की क्या परिभाषा नहीं, होगी? आप जितने यूरोपियन कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, हाँ, आप देखिए कितने प्रॉपर पीसफुली वहाँ इलेक्शन होता है, और एक आम कॉमन मैन वहाँ चुनाव जीत करके बनता है, और चोर बेईमान थोड़े बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है? आप किसी भी देश का बताइए, या किसी भी देश का ले लो, किसी भी देश का ले लो। नॉर्वे है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड लैंड है, किसी भी देश में है वो अभी हुआ था ना, फ्रांस में हुआ था, कितना दंगा फसाद हुआ था। नहीं, फ्रांस का को जो प्रेसिडेंट ब्रिटेन में हुआ था, कितना दंगा फसाद हुआ था। फसाद से थोड़े बना। यूएसए में हुआ था, कितना दंगा फसाद हुआ था। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, आपने कहा कि जो प्रेसिडेंट पद पर जा रहा है, फ्रांस में जो प्रेसिडेंट बना, हाँ, वो दंगा करके थोड़े बना। उसका जो देखिए, तुम ऐसा सोचते हो ना कि दंगा का मतलब यही होता है कि हाथ में तलवार भाला लेकर निकल जाएं और दंगा करें, वही दंगा नहीं है। छोड़ दीजिए, वही दंगा नहीं है। बताइए, उसने ऐसी कौन सी- इकोनॉमिक वारफेयर भी बहुत बड़ा दंगा है। इतनी दुनिया में आर्थिक असमानता है, वह दंगा नहीं दिखता है। वो इकोनॉमिक वारफेयर ही तो असली चीज है। ये जो है, ये जो वेपनरी वाला जो वारफेयर है ना, ये तो उसका आउटकम है एक तरह से। जब उसका फैसला नहीं कर पा रहे हैं बिजनेस टैक्टिस से और डिप्लोमेटिक तरीका से, वहाँ जब गुणागणित फंस जा रही है, तब अंत में जो है बम और पिस्तौल से और मिसाइल से और उससे फैसला हो रहा है। अभी वो लड़ रहा है, ब्रिटेन भी लड़ रहा है, इंग्लैंड भी लड़ रहा है, वो क्या कहते हैं, यूएसए लड़ रहा है, इराक लड़ेगा, ईरान लड़ेगा, अमेरिका लड़ेगा, रूस लड़ेगा, यूक्रेन लड़ेगा। ये कौन लड़ रहे हैं? चीन लड़ेगा, भारत पाकिस्तान सब तो लड़ रहे हैं। देखिए, आप इकोनॉमिक वारफेयर है कि नहीं है, ये बताओ। इकोनॉमिक वार जो है वो पूरे वर्ल्ड को, यहाँ तक कि ह्यूमन को भी जो है बाजार के रूप में प्रस्तुत कर दिया है पूंजीपतियों ने। हर चीज़ जो है बाजार के रूप में वो कर दिए हैं, और उसमें इतना ज़बरदस्त कंपटीशन हो गया है। कह रहा है कि एवरीथिंग इज फेयर इन वार। ये फिलोसफी कौन गढ़ रहा है? ये यूरोप नहीं गढ़ा है, जिसको शरीफ कहा जा रहा है। नहीं, लेकिन यूरोप ने सबसे ज़्यादा युद्ध किए हैं। अगर पूरे इतिहास को देखा जाए तो यूरोप इतना युद्ध किसी ने नहीं किए हैं। आज गुरुजी एक बात बताइए, इस इकोनॉमिक आप बताइए जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जो पूरे वैश्विक स्तर पर, इससे बढ़िया व्यवस्था क्या हो सकती थी कि भाई पूरी दुनिया को एक ओपन प्लेटफॉर्म पर ला दिया गया, जहाँ एक रूल रेगुलेशन सिस्टम पे ला दिया गया। क्या रूल रेगुलेशन सिस्टम है? क्या नहीं है? वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है उनकी चल रही है, जो शक्तिशाली लोग हैं वो रूल रेगुलेशन वही लोगों ने, उन्हीं लोगों ने बनाया है। वो रूल किसने बनाया है? जो भी होता है, बैंकों से जो लोन लिया जाता है, तो वो लोन लेने का सिस्टम किसने बनाया है? सिर्फ उन्होंने बनाया जो पावरफुल लोग हैं। सभी लोगों ने मिलकर ही बनाया है, बाकी लोग तो सिर्फ उसके जो है टूल हैं। टूल क्या है? आप ये बताइए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, क्या बुरा बना है दुनिया के? अब आप कहेंगे कि हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, बिना इंटरेस्ट का आपको पैसा मिलेगा, क्या बात है? ट्रेड ट्रीटी है, पूरे विश्व स्तर पर सबके लिए बराबर लागू है। सबके लिए क्यों बराबर लागू होगी? क्यों? सबके लिए यहाँ कोई बराबर लागू नहीं है संजीव। देखिए, सबके सबके लिए बराबर होते ना तो इतनी आर्थिक असमानता नहीं होती कि किसी के पास खरबों रुपये हैं और किसी के पास 100 रुपया के लिए मोहताज है, लाइन लगाए खड़ा है। बौद्धिक संपदा को उसके डिनाई थोड़े कर सकते हैं। बौद्धिक संपदा, कितने बौद्धिक संपदा का आकलन हो पाया कि बौद्धिक संपदा कितना डिफरेंस है, बौद्धिक संपदा का कितना अंतर है, कितना गुना अंतर है। अगर जो सबसे इंटेलिजेंट है ना, अडानी सबसे पैसा वाला है ना, उसको अगर बैठा दिया जाएगा गांव के बनिया के सामने में, तो उससे उसकी बुद्धि का आकलन किया जाएगा, कितना गुना ज्यादा हो जाएगा। देखिए, एक्चुअली क्या ना, क्यों उसका जो प्रबंधन है गांव का बनिया वाले के पास, जो प्रबंधन है, कितना गुना होगा प्रबंधन से। वो नोट कहाँ से ले रहा है? ये सिस्टम ही ऐसा बना दिया है कि आराम से नोट ले लो। वो कंपनी ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि उस धूर्तता को वो नहीं जान रहा है। धूर्तता क्यों कहते हैं इसको? क्यों? इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि वो फेयर नहीं है सबके लिए, वो सबके लिए बराबर नहीं है, सबके वहाँ पॉलिसी बराबर नहीं है।
क्या पॉलिसी? वहाँ किसी के लिए कुछ विशेष पॉलिसी है, किसी के लिए कुछ और पॉलिसी है। आप पॉलिसी अलग अलग स्टेज पर जो है पक्षपात किया गया है, एक पॉलिसी नहीं है।